परिचय. The man who mistook his wife for a hat. Avlokan. Oliver Saksky. The man who mistook his wife for a hat न्यूरोसाइकोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कृति है. यह पुस्तक मानव मस्तिष्क की जटिलताओं की पड़ताल करती है, जिसमें कई केस स्टडीज शामिल है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के व्यक्तियों के जीवन पर गहरे प्रभाव को दर्शाती है. सैक्स इन मामलों को सहानुभूति और समझदारी के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे ब्रेन फंक्शन और ह्यूमन आइडेंटिटी के जटिल संबंधों को उजागर किया जा सके. यह पुस्तक एग्नोसिया, एमनीसिया और टुरेट सिंड्रोम जैसी स्थितियों पर गहराई से विचार करती है, जिससे पाठकों को मन की रहस्यमयताओं और उन लोगों की दृढ़ता के बारे में जानकारी मिलती है, जो इन स्थितियों से पीड़ित होते हैं. सैक्स का काम इस बात पर जोर देता है कि मरीजों को केवल डिसऑर्डर्स के सब्जेक्ट्स के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए. वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस किसी की रियलिटी की परसेप्शन को बुरी तरह से बदल सकती है, फिर भी ये मानवीय आत्मा की अद्भुत एडेप्टेबिलिटी को भी प्रकट करती है. इन कहानियों के माध्यम से सैक्स पाठकों को कॉन्शियसनेस, मेमोरी और आइडेंटिटी की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं. Chapter 1. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. इस अध्याय में डॉक्टर पी का मामला प्रस्तुत किया गया है, जो एक संगीतकार है और विजुअल एग्नोसिया से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जो ऑब्जेक्ट्स और फेसेस को पहचानने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है. डॉक्टर पी अपनी पत्नी के चेहरे को पहचान नहीं पाते हैं और उसे एक टोपी समझ बैठते हैं. यह केस स्टडी विजुअल परसेप्शन और रिकग्निशन के डिस्कनेक्ट को उजागर करती है, यह बताते हुए कि मस्तिष्क सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करता है. की कॉन्सेप्ट्स. विजुअल एग्नोसिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति की विजन इंटैक्ट होने के बावजूद वह परिचित ऑब्जेक्ट्स या फेसेस को पहचानने में असमर्थ होता है. न्यूरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन. यह अध्याय बताता है कि मस्तिष्क विजुअल स्टिमुलाई को कैसे प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस में एरर्स के डेली लाइफ पर क्या प्रभाव होते हैं. ह्यूमन रेजिलियंस. डॉक्टर पी अपनी कंडीशन के बावजूद अन्य सेंसेस और रूटीन्स पर निर्भर होकर दुनिया में नेविगेट करते हैं. Important quotes. He reached out his hand and took hold of his wife's head, trying to lift it off to put it on. He had apparently mistaken his wife for a hat. उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी पत्नी के सिर को पकड़ लिया, उसे उठाकर पहनने की कोशिश की. उसने अपनी पत्नी को एक टोपी समझ लिया था. What was going on in Dr. P.'s mind that he could see but not recognize? डॉक्टर पी के दिमाग में क्या चल रहा था कि वह देख सकते थे लेकिन पहचान नहीं सकते थे. की लेसन्स. विजुअल एग्नोसिया जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स परसेप्शन और रिकॉग्निशन के जटिल संबंधों को उजागर करते हैं. मस्तिष्क की एडेप्टेबिलिटी अद्भुत होती है. व्यक्ति तब भी फंक्शन कर सकते हैं जब उनकी कोर एबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है. न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से पीड़ित व्यक्तियों के साथ इंटरैक्शन और ट्रीटमेंट में अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी अत्यंत महत्वपूर्ण है. Chapter 2. The Lost Mariner. यह अध्याय जिम्मी जी की कहानी बताता है, जो सीवियर एमनीसिया से पीड़ित है, जिसे कोर्सकॉफ सिंड्रोम के कारण वे नई मेमोरीज फॉर्म नहीं कर पाते. वह अतीत में अटके हुए है और मानते हैं कि वह अभी भी एक 940s में जी रहे हैं, भले ही कई दशक बीत चुके हों. की कॉन्सेप्ट्स. एमनीसिया एक स्थिति जिसमें मेमोरीज का लॉस, नई मेमोरीज फॉर्म करने में असमर्थता या दोनों शामिल होते हैं. जिम्मी के मामले में यह अल्कोहलिज्म से जुड़ी सीवियर फॉर्म है. कोर्सकॉफ सिंड्रोम
एक chronic memory disorder जो अक्सर severe alcoholism से जुड़ा होता है, जिसके परिणामस्वरूप memory processing में शामिल brain areas का destruction हो जाता है। Temporal disorientation, जिम्मी का मामला यह दर्शाता है कि वर्तमान से disconnection कैसे profound sense of disorientation और identity के loss की ओर ले जा सकता है। Important quotes. What am I doing here? Who am I? Jimmy G expressing his confusion about his current situation. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? Jimmy G. अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में confusion व्यक्त करते हुए. Memory for Jimmy was a waste, a ludicrous waste, and yet he still had a mind. जिम्मी के लिए यादें बेकार थीं, बिल्कुल बेकार, और फिर भी उसके पास एक दिमाग था। Key lessons. मेमोरी व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका लॉस डेवस्टेटिंग हो सकता है। एमनीसिया से पीड़ित व्यक्ति सेंसेस और इमोशंस को एंगेज करने वाली एक्टिविटीज के माध्यम से फिर भी मीनिंग और जॉय पा सकते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य व्यक्ति की सेंस ऑफ सेल्फ को शेप करने में इंटरकनेक्टेड है। Chapter 3 The Disembodied Lady. इस अध्याय में सैक्स क्रिस्टीना के मामले पर चर्चा करते हैं, एक महिला जिसने प्रोप्रियोसेप्शन की अपनी सेंस खो दी, जो शरीर के पार्ट्स की स्थिति और मूवमेंट को परसीव करने की एबिलिटी है। इस स्थिति ने उन्हें डिसेम्बर्डाइड महसूस कराया, क्योंकि वह अब अपने शरीर को स्वचालित रूप से कंट्रोल नहीं कर सकती थीं। Key concepts. Proprioception. शरीर के भीतर से उत्पन्न स्टिमुलाई के कारण मूवमेंट और स्पेशल ओरिएंटेशन की अनकॉन्शियस परसेप्शन है। बॉडी स्कीमा. यह हमारे शरीर का इंटरनल Chapter 4 The Man Who Fell Out of Bed. इस अध्याय में एक ऐसे मरीज का मामला शामिल है जो एसोमेटोग्नोसिया से पीड़ित है, जिसमें वह अपने एक पैर की अवेयरनेस खो देता है और उसे किसी और का मान लेता है। यह विचित्र स्थिति मस्तिष्क की बॉडी ओनरशिप और सेल्फ अवेयरनेस में भूमिका को दर्शाती है। Key concepts. एसोमेटोग्नोसिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के कुछ हिस्सों की अवेयरनेस खो देता है। इस मामले में मरीज अपने पैर को अस्वीकार कर देता है और उसे विदेशी मानता है। बॉडी ओनरशिप. यह अध्याय मस्तिष्क कैसे बॉडी ओनरशिप की भावना को बनाता है और क्या होता है जब यह निर्माण टूट जाता है, इस पर विचार करता है। न्यूरोलॉजिकल डिस्कनेक्शन. यह स्थिति दर्शाती है कि मस्तिष्क और शरीर के बीच डिस्कनेक्शन कैसे सेल्फ की फ्रैगमेंटेड सेंस की ओर ले जा सकता है। Important quotes. The man who fell out of bed felt as if his leg was not his own.
बिस्तर से गिरा आदमी महसूस कर रहा था जैसे उसका पैर उसका अपना नहीं था। He couldn't believe it was his leg despite all evidence to the contrary. वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि यह उसका पैर था, तमाम सबूतों के बावजूद। Key lessons. मस्तिष्क की बॉडी ओनरशिप में भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके डिसरप्शन से व्यक्ति को अपने ही शरीर से एलियनेशन की गहरी और परेशान करने वाली अनुभूतियां हो सकती है। ऐसी स्थितियों को समझने से हमारे सेंस ऑफ सेल्फ और आइडेंटिटी की नाजुकता के बारे में जानकारी मिल सकती है। सहानुभूति और धैर्य ऐसे मरीजों को इन स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने और अनुकूलित करने में सहायता करने के लिए आवश्यक है। Chapter 5 Hands. इस अध्याय में एक युवा महिला की कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसे सेरिब्रल पॉल्जी है और जिसने सीवियर मोटर इम्पेयरमेंट्स के कारण कभी अपने हाथों का उपयोग नहीं किया। सैक्स उसकी यात्रा का पता लगाते हैं जब वह थेरेपी में अपने हाथों की खोज शुरू करती है, जिससे व्यक्तिगत परिवर्तन की गहन यात्रा शुरू होती है। की कॉन्सेप्ट्स। सेरिब्रल पॉल्जी, मूवमेंट और मसल टोन को प्रभावित करने वाले विकारों का एक समूह, जो अक्सर डेवलपिंग ब्रेन को हुए नुकसान के कारण होता है। यह मोटर फंक्शंस को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मोटर लर्निंग, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी मूवमेंट्स को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह अध्याय सीखने और अनुकूलन की संभावना को उजागर करता है, भले ही वह एडल्टहुड में ही क्यों न हो। पर्सनल ग्रोथ, युवा महिला की यात्रा लाइफलॉन्ग डिसेबिलिटीज के बावजूद ग्रोथ और चेंज की क्षमता को रेखांकित करती है। Important quotes. Her hands had been nothing to her, lumps of dough, she said, until she was 28. उसके हाथ उसके लिए कुछ नहीं थे, वह कहती थी कि वे आटे की लोइयां थे, जब तक कि वह 28 साल की नहीं हो गई। But once she started using her hands, her entire world changed. लेकिन एक बार जब उसने अपने हाथों का उपयोग करना शुरू किया, तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। Key lessons. सीखने और अनुकूलन की मानव क्षमता रिमार्केबल है, यहाँ तक कि एडल्टहुड में भी। Motor impairments perseverance और appropriate therapy के माध्यम से overcome या mitigate किए जा सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन जीवन के किसी भी चरण में हो सकते हैं, अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से। Chapter 6 Phantoms. इस अध्याय में सैक्स फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम के फेनोमेनन की जांच करते हैं, जिसमें एम्प्यूटेटेड लिम्स वाले इंडिविजुअल्स को उन लिम्स में सेंसेशंस महसूस होते रहते हैं। केस स्टडीज इस फेनोमेनन के न्यूरोलॉजिकल आधारों और इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का पता लगाती है। की कॉन्सेप्ट्स। फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम, एक स्थिति जिसमें एम्प्यूटीज उस लिम्ब में सेंसेशंस महसूस करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क की स्वयं को रीऑर्गेनाइज करने और नई न्यूरल कनेक्शंस बनाने की क्षमता। फैंटोम लिम्स मस्तिष्क की बॉडी मैप को बनाए रखने की परसिस्टेंस का एक उदाहरण है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यह अध्याय फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम वाले व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली इमोशनल और
Chapter 7 On the Level. इस अध्याय में पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित एक व्यक्ति की कहानी है जिसे वर्टिकलिटी की डिस्टॉर्टेड सेंस होती है, जिससे उसे हमेशा टिल्टेड महसूस होता है। सैक्स यह पता लगाते हैं कि मस्तिष्क कैसे ओरिएंटेशन और बैलेंस की सेंस को बनाए रखता है। की कॉन्सेप्ट्स। पार्किंसंस डिजीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो मूवमेंट और बैलेंस को प्रभावित करता है। वेस्टिबुलर सिस्टम सेंसरी सिस्टम जो मस्तिष्क को मोशन, हेड पोजीशन और स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सेंसरी कॉम्पेंसेशन मस्तिष्क की एक सेंस के लॉस या डिस्टॉर्शन की भरपाई के लिए अन्य सेंसेस का उपयोग करने की क्षमता, जैसा कि मरीज के अपने परसीव्ड टिल्ट को सही करने के प्रयासों में देखा गया। Important quotes. He felt as if he were leaning and everything else in the world seemed to be leaning with him. उसे ऐसा लगा जैसे वह झुका हुआ है और दुनिया की बाकी सब चीजें भी उसके साथ झुकी हुई लग रही थीं। The man who saw the world at a tilt tried to right himself. वह आदमी जिसने दुनिया को तिरछा देखा, उसने खुद को सीधा करने की कोशिश की। Key lessons. मस्तिष्क की ओरिएंटेशन और बैलेंस की सेंस भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आवश्यक है। इसका डिसरप्शन डिसोरिएंटेशन और डिस्ट्रेस की ओर ले जा सकता है। सेंसरी कॉम्पेंसेशन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अनुकूलन में मदद कर सकती है, हालांकि यह सामान्य फंक्शन को पूरी तरह से रिस्टोर नहीं कर सकती। वेस्टिब्यूलर सिस्टम की भूमिका को समझने से यह पता चल सकता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स परसेप्शन और मूवमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। Chapter 8 Eyes Right. इस अध्याय में मिसेस एस की कहानी शामिल है, जो हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जिसमें वह अपने बाईं ओर की हर चीज से अनजान रहती है। सैक्स इस बात की जांच करते हैं कि यह स्थिति उनकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है। की कॉन्सेप्ट्स। हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो अक्सर स्ट्रोक के परिणामस्वरूप होती है, जिसमें मरीज शरीर या स्पेस के एक तरफ से अनजान होता है। परसेप्चुअल अवेयरनेस यह कंडीशन मस्तिष्क की वास्तविकता की एक कोहेसिव परसेप्शन बनाने की भूमिका और जब यह प्रक्रिया विफल हो जाती है, तो इसके परिणामों को उजागर करती है। कोपिंग मैकेनिज्म्स मिसेस एस अपनी स्थिति का सामना करने के लिए स्ट्रैटेजीज विकसित करती है, जैसे कि अपनी बाईं ओर एक्सेस के लिए अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ना। Important quotes. Mrs. S would eat the food on the right side of her plate, unaware that there was any food on the left. Mrs. S अपनी प्लेट के दाहिनी ओर का खाना खा लेती थी, अनजान की बाईं ओर भी कोई खाना है। To her, the left side of the world simply did not exist. उसके लिए दुनिया का बायां हिस्सा बस मौजूद ही नहीं था। Key lessons. हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट दिखाता है कि मस्तिष्क हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को कैसे बनाता है और जब यह प्रक्रिया डिसरप्ट हो जाती है, तो इसके गहरे प्रभाव होते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म्स व्यक्तियों को उनकी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है, हालांकि वे सामान्य फंक्शन को पूरी तरह से रिस्टोर नहीं कर सकती। हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि मस्तिष्क स्पेशल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। Conclusion. Overall lessons and reflections. The man who mistook his wife for a hat मानव मस्तिष्क की क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में गहन इंसाइट्स प्रदान करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लेंस के माध्यम से ऑलिवर सैक्स परसेप्शन, आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर करते हैं। पुस्तक के की लेसन्स मानव आत्मा की रेजिलियंस,
न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले व्यक्तियों के ट्रीटमेंट में अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के महत्व और मस्तिष्क की रिमार्केबल एडेप्टेशन क्षमता पर जोर देते हैं। प्रत्येक केस स्टडी न केवल मस्तिष्क के वर्किंग्स पर प्रकाश डालती है, बल्कि पाठकों को यह पुनर्विचार करने के लिए चुनौती भी देती है कि मानव होने का क्या अर्थ है।